Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute, Physics faculty, and this is your lecture number 2 from the chapter Gravitation. Okay बच्चे, देखिए आपको मैंने बता चुका हूँ कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े थे और ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने बताया। अब हम आज बात करेंगे प्लैनेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों और वो कैसे घूमते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग घूमते हैं, उसकी सबसे पहले स्टडी करी थी कैपलर ने। तो प्लैनेटरी मोशन को स्टडी में कामयाबी हासिल करी कैपलर ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो बेसिकली बच्चे कैपलर्स के 3 स्टेटमेंट है, कैपलर के 3 लॉज है हमारे पास। तो पहला स्टेटमेंट है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है कैपलर फर्स्ट लॉ को। क्या बताता है ये बच्चे कि जो आपका प्लैनेट होता है वो सन के चारों ओर घूमता है, जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन सर्कल में नहीं घूमती। सर्कल बिल्कुल गोल होता है, इस तरह से होता है सर्कल, है ना। और एक अंडाकार शेप होती है, अंडाकार शेप जैसे ओवल शेप आपका होता है ये। तो इस तरह की शेप में आपकी प्लैनेट घूमती है और इस अंडाकार शेप को हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो हम ये कहेंगे द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, आपको पता है कि बच्चे सर्कल जो होता है, सर्कल का तो एक ही सेंटर होता है, लेकिन या फिर कह सकते हैं सर्कल का एक ही फोकस होता है। इसका सर्कल का एक ही सेंटर या फोकस है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलिप्स की या इलिप्टिकल ऑर्बिट की, इनके 2 फोकस होते हैं या कह सकते हैं 2 सेंटर्स होते हैं। ओके, तो द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, क्योंकि सन की ये यहाँ पे इलिप्स की आपकी 2 फोकस होती हैं, किसी एक फोकस पे सन होगा और उस फोकस पे सन होगा और बाकी इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे आज के बाद कि हमारे प्लैनेट जितने भी रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर और सर्कल में न घूमकर किस में घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट बताता है बच्चे लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे बच्चे। देखिए, मान लीजिए ये प्लैनेट पहले यहां पर था ए डैश पर और वो फिर बी डैश पर आ गया। लेट्स से इसको ए डैश से बी डैश जाने में टाइम कितना लगा? मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं, 2 सेकेंड टाइम लगता है। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने एज इट इज कि यहाँ पे ए डैश से प्लैनेट को बी डैश जाने में 2 सेकंड लगे। ओके, और एक और सिचुएशन हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे प्लैनेट को ए से बी जाने में, मैंने मान लिया कि इसको भी ए से बी जाने में हम एक स्टडी करते हैं कि देखते हैं ए से बी जाता है 2 सेकंड के अंदर। तो ये एरिया और ये एरिया अगर जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें इक्वल नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल एरिया हमें मिलता है इक्वल टाइम में। ओके, तो प्लैनेट किस हिसाब से घूमता है सन के चारों ओर? ये इस तरह से घूमता है कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, स्वीप मतलब कवर करना, प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, अराउंड द सन। तो अब एक चीज नोटिस करें बच्चे, आपको पता है अगर जो एरिया को देखेंगे आप, एरिया होता है ये लगभग ट्रायंगल जैसा लग रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए हाइट ज्यादा है और यहाँ पे हाइट क्या है? कम है। तो यहाँ पे हाइट ज्यादा है तो इसका बेस क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब यहाँ से प्लैनेट यहाँ पे जाने के लिए धीरे धीरे चलेगा। लेकिन अगर जब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी हाइट कम है तो बेस क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पे प्लैनेट तेजी तेजी से चलेगा। तो हम यहाँ से कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो प्लैनेट सन के नियर होते हैं वो बड़ी फास्ट चलते हैं और जो प्लैनेट सन से दूर होता है जब, वो थोड़ा धीमे धीमे चलता है। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। प्लैनेट स्पीड इज ग्रेटर व्हेन इट इज नियर टू द सन एंड लेसर व्हेन द प्लैनेट इज फर्दर अवे फ्रॉम द सन। ओके, नाउ बच्चे थर्ड लॉ क्या बताता है हमें? इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। व्हाट इज द r? r इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, t इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बताता है? देखिए, इसको बोलेंगे हम द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। ओके, दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। नाउ बच्चे, अब क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। इफ वेट ऑन द अर्थ इज 15 न्यूटन, हमें क्वेश्चन में वेट दे रखा है। वेट का फॉर्मूला हमें पता होता है कितना होता है? mg। फाइंड मास, वेट ऑन मून, वेट ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया है वेट इज इक्वल टू mg। ये कहां पर है? अर्थ के सरफेस पर है। तो हमें पता है w दे रखा है, हमें m निकालना है। g हमें पता होता है कितना होता है? 10। मैंने मान लिया कि g की वैल्यू कितनी है? 10 है। या तो 9.8 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, एज जैसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू 10 ले ली, एम की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी कितनी? 5 kg। पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट है वेट ऑन मून।
तो वेट ऑन मून कितना होगा बच्चे, हमें पता है वेट ऑन मून हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी डैश लिखा है मैंने यहाँ पे इसलिए क्योंकि ग्रेविटी जो मून की है वो डिफरेंट होती है अर्थ से। कितनी होती है ग्रेविटी मून पर, 1/6 होती है अर्थ के, और अर्थ की ग्रेविटी है 10, इसे 10/6 हो जाएगी ग्रेविटी ऑन मून। तो इसको ग्रेविटी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास तो कभी चेंज नहीं होता, तो मास तो एज इट इज रहेगा 5, लेकिन ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। कितनी आई अर्थ पर, 10/6, वो मून पर कितनी आ गई 10/6। सोल्व करेंगे तो 8.33 न्यूटन इतना वेट होगा मून पर। अब थर्ड पार्ट में पूछा वेट ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, तो बच्चे देखिए सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितनी होती है 0, इसलिए वेट भी कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ पर 0 हो जाएगा। थैंक यू।